नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। यूपी विधानसभा चुनाव अब अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है। छठे चरण के लिए चुनाव शोर मंगलवार शाम 6 बजे थम गया है और 3 मार्च को वोटिंग होगी। छठे चरण की 57 सीटों में से 41 सीटें गोरखपुर बस्ती मंडल की हैं, जहां गोरक्षनाथ पीठ का पूरा प्रभाव माना जाता है। अब ऐसे में ये सीधे सीधे यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ की अग्नि परीक्षा है। इसके अलावा इस क्षेत्र में यूपी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद और श्री राम चौहान भी चुनावी मैदान में हैं। सबकी निगाहें इन सीटों पर हैं और जीत हार का समीकरण देखा जा रहा है। छठे चरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सपा में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य समेत कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सदर सीट से मैदान में हैं और 31 सालों से ये सीट बीजेपी का मजबूत गढ़ रहा है और इस सीट पर योगी आदित्यनाथ को नए चेहरे चुनौती दे रहे हैं। सपा ने पूर्व बीजेपी उपाध्यक्ष स्वर्गीय उपेंद्र दत्त शुक्ला की पत्नी सुभावती शुक्ला को मैदान में उतारा है, तो वहीं आजाद समाज पार्टी से चंद्रशेखर आजाद मैदान में है। बसपा ने ख्वाजा शमसुद्दीन, तो कांग्रेस ने चेतना पांडे को मैदान में उतारा है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खड़े सभी उम्मीदवार पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। छठे चरण में कई नेता तो ऐसे हैं जो कई सालों से अपने क्षेत्र से जीतते आ रहे हैं। इतना ही नहीं, 2017 में बीजेपी की आंधी में भी वो अपना गढ़ बचाने में कामयाब रहे हैं। माता प्रसाद पांडे, जिन्हें इटवा से सतीश चंद्र द्विवेदी ने हराया था, उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर है। और इसके अलावा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य इस बार पडरौना की जगह फाजिल नगर से चुनाव में है और इसके पहले वो 2 बार 2012 और 2017 में पडरौना सीट से विधायक भी चुने गए हैं। अगर फाजिल नगर सीट की बात की जाए तो ये सीट 2012-2017 में बीजेपी का कब्जा रहा है। इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य के मैदान में उतरने से ये सीट हाई प्रोफाइल हो गई है। सोहरतगढ़ की इटावा विधानसभा सीट भी सपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है। इस सीट से सपा के माता प्रसाद पांडे वर्ष 2002 से 2012 तक लगातार 3 बार विधायक बने हैं, लेकिन वर्ष 2017 में वो हार गए। माता प्रसाद पांडे इस बार फिर सपा से और सतीश चंद्र द्विवेदी बीजेपी से मैदान में। इसके अलावा अंबेडकर नगर की 3 सीटें भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। कटिहारी सीट बसपा का गढ़ माना जाता है। पिछली बार इस सीट से लालजी वर्मा जीते थे, लेकिन इस बार सपा के टिकट पर मैदान में है। इसके अलावा जलालपुर सीट से राकेश पांडे, अकबरपुर सीट से रामचल राजभर प्रतिष्ठा पर और बलिया जिले में भी इस बार दिलचस्प लड़ाई देखने को मिलेगी। रसड़ा सीट पर बसपा के उमाशंकर सीट जीतकर हैट्रिक लगाने की फिराक में है और वहीं बांसजी सीट से राम गोविंद चौधरी लगातार 2 बार से चुनाव जीतते आ रहे हैं। अब ऐसे में इनको इस बार उनके सामने सीट बचाने की बड़ी चुनौती लग रही है। यानी कि साफ है कि एक और जहां बीजेपी के लिए अपनी साख बचाने और लखनऊ की सत्ता पर काबिज होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चरण है, तो वहीं सपा के लिए मौका है योगी के गढ़ में सेंधमारी करने का। अगर सपा ने यहां सेंधमारी की तो बीजेपी के लिए लखनऊ जाने का रास्ता बेहद मुश्किल हो जाएगा। खैर, ये तो कल मतदाता ही तय करेगा कि किसकी डगर आसान होगी और किसकी मुश्किल। तो किस तरह से पूर्वांचल की ये जंग जीती जाएगी, लखनऊ वाया गोरखपुर है, क्योंकि अब 6वें चरण का मतदान होना बाकी है। 7वें चरण के लिए तैयारी चल रही है और ये दोनों चरण तय करेंगे कि कौन सा दल आगे निकलता हुआ दिखेगा। फिलहाल कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, जवाब जानने की कोशिश करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। बीजेपी प्रवक्ता दीपक सोनकर जुड़ेंगे, कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर सुधा मिश्रा हमारे साथ जुड़ गई हैं, सपा नेता पुष्पेंद्र यादव और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का जनतंत्र टीवी पर। और सबसे पहला मैं रुख आप ही का करूंगी डॉक्टर सुनील, क्योंकि 6वें चरण का जब मतदान हो रहा है, ऐसा माना जा रहा है निर्णायक चरण माने जा रहे हैं 6वां और 7वां। हालांकि 5वें चरण से शुरुआत हो गई थी कि अब कौन सा दल आगे निकलेगा यहां से फिक्स हो जाएगा, लेकिन 6वें चरण को जो हम देख रहे हैं, लखनऊ आया गोरखपुर, ऐसा कहा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। फिलहाल क्या कुछ कहिएगा? लास्ट के जो चरण होते हैं उनकी बड़ा अहम भूमिका होती है और मुझे लगता है कि जब 5वां चरण के बाद जो 3 चरण बचते हैं तो वो जो भूमिका, जो माहौल प्रदेश में होता है उसी के हिसाब से अंतिम चरण में चुनाव होता है, वो मुझे लगता है कि माहौल क्रिएट करता है। तो ये बिल्कुल आपने सही कहा कि अंतिम जो चुनाव हैं 6वें और 7वें चरण के,
वही तय करेंगे कि भाजपा दोबारा पुनः सत्ता में वापस आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि ये वो गढ़ कहा जाता है जहां हम केवल दोनों चरणों की बात करें तो कहीं न कहीं 111 सीटों में से 72 सीटें भाजपा के पास थी, तो जो बहुत बड़ी संख्या होती है कि 72 सीटें आप ले पाए। 2017 में भी आपने कोमल देखा होगा, जब अंतिम के चरण थे तब मोदी जी को खुद कूदना पड़ा था और कई दिन तक लगातार इस क्षेत्र में रहे और एक माहौल बनाने का जो प्रयास किया था उसमें वो सफल भी रहे थे। बिल्कुल। इस बार भी ऐसा ही लग रहा है कि 3 दिन तक मोदी जी रहेंगे। जो चीज़ें वहाँ 5 साल में डेवलप हुई हैं, चाहे भारतीय संस्कृति को लेकर के हो, चाहे धर्म को लेकर के हो, चाहे विकास को लेकर के, वो सारी बातें अब रखी जाएंगी जनता के सामने, क्योंकि 2017 में कुछ चीज़ें रखने के लिए नहीं थी, बात कहने के लिए थी, सपना दिखाने के लिए थी, एक कमिटमेंट की बात थी कि हम सत्ता में आएंगे तो ये करेंगे। अब उसका मुझे लगता है एक निर्णायक समय है, जब आप चुनाव में जाते हैं तो कह पाते हैं कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया। और यदि पूरी स्थिति बात करें, यदि हम 39 दिनों की बात कर लें तो ये बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाता है कि आदित्यनाथ योगी जी ने जितनी रैलियां की हैं, मुझे लगता है कि न विपक्ष में और न भाजपा में किसी भी राजनीतिक दल के नेता ने इतनी रैलियां नहीं की। 39 दिनों में कम से कम 180 के आसपास रैलियां योगी जी ने की, जो बहुत मायने रखती हैं। और इतनी बड़ी संख्या में रैलियां करना यह दर्शाता है कि कहीं न कहीं योगी जी के नाम पर चुनाव हुआ है और योगी जी को इस अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। इतनी बड़ी संख्या में रैली करके जनता के बीच जाकर के योगी जी ने जो भी कुछ कहा उसका रिजल्ट 10 मार्च को मिलेगा। और इसकी स्वीकारता मुझे लगता है कि जिस तरीके से प्रत्याशी मांग करते हैं कि हमारे यहाँ नेता, कौन नेता आना चाहिए, कौन नेता नहीं आना चाहिए। यदि हम अमित शाह की बात करें तो अमित शाह ने मात्र 53 रैलियां की हैं, जो मुझे लगता है कि बहुत कम है। जिस तरीके से 2017 में 100 के आसपास रैलियां की थी, वो केवल 53 रैली पे आके टिक जाएं। जेपी नड्डा साहब की बात करें तो 39 रैलियां उन्होंने की हैं। स्वतंत्र देव, जहां आप कहते हैं कि सबसे बड़ा ओबीसी चेहरा है और मंत्रिमंडल से निकाल करके संगठन में प्रदेश अध्यक्ष बनाने का ये एक मैसेज भारतीय जनता पार्टी देना चाह रही थी कि ओबीसी का चेहरा हमारे पास है और प्रदेश अध्यक्ष की कमान स्वतंत्र देव सिंह जी को दी गई है। लेकिन जहां हम रैलियों की तुलना करें तो मुझे लगता है 70 रैलियां उन्होंने की हैं, जो बहुत कम है। यदि इतनी विधानसभाओं में, जहां 400 से ऊपर विधानसभाओं का चुनाव है, यदि केवल 70 जगह जाकर के आपने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को संबोधित किया है, तो मुझे लगता है ये स्वीकारता कहीं न कहीं स्वतंत्र देव जी की भी कम हुई है। इस बात के मायने बहुत सारे निकाले जा सकते हैं। एक ब्राह्मण चेहरा के रूप में जहां बीजेपी ने दिनेश शर्मा को उप मुख्यमंत्री बनाया था, वो दिनेश शर्मा ने इन 39 दिनों में केवल 26 रैलियां की हैं, तो मैं इसका भी बता सकता हूं कि दिनेश शर्मा की स्वीकारता भी इस प्रदेश की जनता में, कार्यकर्ताओं में बहुत ना के बराबर रह गई है। जहां 2017 में एक बड़ा चेहरा, एक बड़े ब्राह्मण नेता के रूप में जहां दिनेश शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने पेश किया था, तो ये सारी चीज़ है। केशव प्रसाद मौर्य की बात करेंगे, मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए और जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि स्वामी केशव प्रसाद मौर्य ही मुख्यमंत्री हो सकते हैं, उनकी भी रैलियां लगभग 80 के आसपास हुई हैं। तो अब इस चुनाव के सिनेरियो से ये पता चलता है कि 180 के आसपास रैलियां यदि आदित्यनाथ योगी जी ने इन दिनों में की हैं, छठवें चरण तक यदि 180 रैलियां की हैं, तो निश्चित तौर से अग्नि परीक्षा के समय योगी आदित्यनाथ का है, जिसका पता 10 मार्च के रिजल्ट में पता चलेगा। चलिए, पुष्पेंद्र जी सपा नेता हमारे साथ जुड़े हैं। पुष्पेंद्र जी, आपके पास आऊंगी। हम समाजवादी पार्टी को लेकर बात कर रहे हैं। पूर्वांचल पर किस तरह से विजय पाएगी? छठवें चरण और 7वें चरण का मतदान बेहद अहम माना जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि सपा और बीजेपी के लिए कड़ी टक्कर इस चरण में दिखेगी। क्या कुछ कहेंगे? पुष्पेंद्र जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो पुष्पेंद्र जी मैडम जी, मेरा सवाल आपने सुना? जी मैम, दोबारा बोल देंगे, ठीक रहेगा, हम सुन नहीं पाया। जी पुष्पेंद्र जी, मेरा सवाल ये कि छठवां चरण और 7वां चरण एक निर्णायक चरण माना जा रहा है, क्योंकि ऐसे में हम पूर्वांचल की जब बात कर रहे हैं, लखनऊ वाया गोरखपुर किस तरह से पहुंचिएगा? देखिए मैम, चुनाव तो खैर पहले चरण से और लास्ट चरण तक जो है एक ही तरह रहता है, लेकिन होता क्या है, जब चुनाव की लहर जो उठती है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चरण जो बहुत मायने रखता है इस बात से कि लहर किस तरफ उठ रही है। और आपने देखा होगा हर सर्वे में हर इंसान की जबान पे यही है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। तो ये बहुत बड़ा मैसेज पश्चिम के बाद इधर अपना
सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में जो लहर लोगों ने, पब्लिक ने बना के दी है, जो बीजेपी के विपक्ष में उनकी नाराजगी जो लोगों की दिखाई दी है, वो लहर अब छठे और सातवें चरण में बरकरार रही। और जैसे कि बात रही, कुछ सीटें में ऐसी हैं जो हमारे बहुत कद्दावर और सीनियर नेता हैं, 2017 में जो जिनको हारना पड़ा, जैसे अभी बताया गया था। लेकिन मैडम उस टाइम में, अब टाइम में फर्क ये है कि उस टाइम जो जुमलेबाजी से और जो धोखाधड़ी से इन लोगों ने चुनाव लड़ा और उस चुनाव को जो उन्होंने जीता, इस बार पब्लिक उसको समझ चुकी है। जैसे आपने देखा होगा, हिंदू मुस्लिम इस बार कहीं नहीं चल रहा है, सिर्फ विकास की बात चल रही है। और वहीं पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने हर जगह, हर रैली में सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करी। वहीं उनका उलट आप ले लें तो इनके सब नेता अभी भी जिन्ना और उनमें फंसे हुए हैं और साइकिल में बम लगाने में फंसे हुए हैं और आतंकवादी, किसी को आतंकवादी बताने में लगे हुए हैं। हम लोगों ने वही उल्टा सिर्फ विकास की बात करी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। समाजवादी पार्टी विकास की बात करती है और आगे फ्यूचर में विकास की बात करेगी। और अब हम बात कर लें अपने चरणों की, छठे और सातवें चरण में आप देखिएगा समाजवादी पार्टी को जो लहर पीछे जा रही, वही लहर आगे चलती रहेगी। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वादे करे हैं, उन वादों पे लोगों को यकीन है। 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया है और एक बहुत बड़ा जो निर्णय हमने लिया है, जो पब्लिक को बहुत राहत देने वाली बात है कि 30 लाख से जितनी भी नीचे वाली गाड़ियां हैं, उनसे हम टैक्स फ्री, कोई टोल नहीं जाएगा। तो देखिए इससे किसको फायदा मिलेगा? भाई जो सरकार जो है, बीजेपी सरकार है, पूंजीपति सरकार, तो ये अपना फायदा देखती है कि पूंजीपति को फायदा कैसे दिखाया जाए। हमारी पार्टी, समाजवादी पार्टी सरकार जो है, हमेशा किसानों के हित में रही है, हमेशा नौजवानों के हित में रही है, गरीबों के हित में रही है। तो ये कितना बड़ा फैसला। अब अपना अनुमान लगाइए, हम लोग नोएडा से जाते हैं लखनऊ तक भी, तो कम से कम 2500-2800 का जो है टोल लगता है। वो आम जनता के लिए कितना निर्णायक साबित होगा, उनके व्यापार के लिए भी, उनके महंगाई को देखते हुए भी। और दूसरी बात, जो बहुत बड़ी बात मैं बताऊं, जो 10 लाख रोजगार, 10 लाख नौकरी जो पहली कैबिनेट में पास करने का अध्यक्ष जी ने दी है, वो किसी भी पार्टी ने अभी खुल के नहीं बोला है। क्योंकि ये लोग सिर्फ नौकरी छीनना जानते हैं, शिक्षकों को पिटवाना जानते हैं और पेपर जब इनके लीक होते हैं, उसी चीज पे सब एक्सेप्ट कर रहे हैं। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ, हम बीजेपी प्रवक्ता का इंतजार कर रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। और पहले हम चल लेते हैं कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर सुधा मिश्रा जी के पास। डॉक्टर सुधा, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है इस बार बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि यूपी का विकास होगा तो कांग्रेस के नेतृत्व में, क्या कुछ कहेंगी? बहुत बहुत धन्यवाद। जब बात होती है चुनाव की, जो आपने आज कहा है कि लखनऊ वाया गोरखपुर, तो बता दूं कोमल जी कि ये डगर बहुत कठिन हो गई है और इस डगर पे चलना, और अभी मेरे ख्याल से हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार सुनील भाई हैं, उन्होंने जो एक आपके समक्ष लेखा दिया किसने कितनी रैलियां की हैं, किसके चेहरे आगे नहीं आए और किसके पीछे नहीं आए। आपने इसमें एक चीज महसूस किया होगा कि जो ध्रुवीकरण किया गया था और जो एक छद्म राष्ट्रवाद के नाम से चीजें पहले की गई 17 में, उसमें जिसके चेहरे सामने थे उनको पीछे हटा के 180 से ज्यादा रैलियां इनको खुद करनी पड़ रही है। तो इसका वजह क्या है? क्योंकि वो जानते हैं कि जनता में अब बेचैनी किन चीजों को लेके हो सकती है। तो जितना बड़ा चेहरा होगा उतने बड़े झूठ को बोलने में उसको सहायता मिलती है। तो वो उसलिए हो रहा है, इसलिए नहीं कि जनता को उसको बताना है, जनता को समझाना है कि नहीं नहीं, जो हमने तब कहा था वो आज भी करेंगे, इस बार फिर दे दो। तो ये कहते हैं ना कि जितना बड़ा चेहरा होगा उतना बड़ा झूठ होगा। तो उसने बड़े झूठ को दिखाने के लिए, जनता को भरमाने के लिए, जो उत्तर प्रदेश के करोड़ों युवा हैं, जो रोजगार के योग्य हैं, जो हर साल स्नातक, परास्नातक, इंटर, डिप्लोमा, जितने बच्चे आगे बढ़ते जाते हैं, वो हर साल अपनी उम्र से आगे बढ़ते हैं, किसी की उम्र वापस नहीं आती है। उस मसले पे किसी को कोई बात नहीं करनी है, सिर्फ कर देंगे कर देंगे कर देंगे। यहाँ भविष्य की बातें वर्तमान में तो कोई करता ही नहीं है। अब जनता जो, अगर मान लीजिए किसी की उम्र है आज 21 वर्ष, किसी नौकरी के लिए 21 वर्ष की सीमा होती है, किसी की 28 होती है, किसी की 25 होती है, जो बच्चे उस सीमा से आगे निकल गए इन 5 सालों में, उनसे आप क्या कहेंगे? बेरोजगारी की दर बढ़ते बढ़ते इतनी आगे पहुंच गई है, जो बच्चे स्नातक, परास्नातक, जो देश के विकास में काम कर सकते थे, वो ठेला लगाने पे मजबूर हैं। आप उनसे पकड़ चलवाइए, दे दीजिए बेसन तेल, वही करेंगे। लेकिन नहीं, इन लोग को उनको आगे नहीं बढ़ने देना है। जो बढ़े हुए लोग हैं, जो पूंजी, आप देखिए व्यवसाय किनका बढ़ रहा है, जो बहुत बड़े बड़े पूंजीपति थे और जो मध्यम वर्गीय व्यवसाय करने वाले लोग थे, सबके सब तबाह हैं। उनकी बात नहीं करनी है। लेकिन फिर वही इनको छद्म राष्ट्रवाद, झूठी बातें, धर्म के नाम पे बरगलाना,
बात कहेंगे 80 और 20, फिर कहेंगे नहीं नहीं हमने शिक्षित अशिक्षित, जो राष्ट्रवादी नहीं है, जो अराष्ट्रवादी है, उनकी बात की। मतलब ये पूरी तरह से वही अपने जुमलेबाजी करेंगे, बड़ा बड़ा विज्ञापन, बड़ा बड़ा प्रचार और जनता को धोखे में रखने की राजनीति। तभी इनको जो अपनी रैलियां इतनी बढ़ानी पड़ रही हैं। और कोई अगर तो शायद हमारे मुख्यमंत्री जी कहीं न जाते, तब भी जनता उनको चुनाव में उनको भारी मत देती, लेकिन उनको भरपाई करनी पड़ रही है। जाना तो पड़ता है सुधा जी, ये देखिए इलेक्शन है और जाना ना पड़े ऐसा हो ही नहीं सकता। कोमल, जाना पड़ता है और जाने की मजबूरी, दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। जब जुमले बड़े होंगे, विज्ञापन बड़ा होगा, उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई होगी, तो आपको उसको भरना भी तो होगा ना। इसीलिए इनकी जो चीजें दिख रही है, बेचैनियां दिख रही हैं। आप देखो, आपके अंदर आपका आपको जो सांसद है वो आपसे कह रहा है कि अगर हम बोल देंगे तो कितनी पोल खुल जाएगी। संगीता जी का कहना तो सुना होगा। अब सोचिए बेचैनी कहाँ से आ रही होगी। मतलब ये ना बोलेंगे ना बोलने देंगे, जितना ये कहेंगे सबको उतना ही बोलना है। इवन ये कहते हैं, जो इनके विरोध में बात करता है उनसे कहते हैं कि ये पत्रकार पेरोल पे हैं कांग्रेस के, लेकिन जो पत्रकार इनकी बात कर दे वो राष्ट्रवादी पत्रकार हो जाता है। तो ये छद्म रूप से जो ये लोगों के माइंड को, मन मस्तिष्क को कैप्चर करते हैं, राजनीति उस चीज की है। लेकिन आप जानते हैं सम्मोहन बहुत दिन तक नहीं होता है, बहुत समय तक नहीं होता है। चलिए, बीजेपी प्रवक्ता दीपक सोनकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। दीपक जी, लगातार कई इल्जाम लग चुके हैं और ये भी कहा जा रहा है कि लोगों को बेरोजगार किया गया है, रोजगार छीना गया है। 6वें चरण और 7वें चरण का जो मतदान है बीजेपी के पक्ष में बिल्कुल नहीं जाने वाला। आपने सपा नेता को भी सुना होगा और कांग्रेस प्रवक्ता बैठे हैं, उन्होंने भी यही कहा। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? अगर हम 6ठे चरण की बात करते हैं तो 6ठे चरण में जिस तरीके से पूर्वांचल क्षेत्र माने गोरखपुर क्षेत्र आता है, तो गोरखपुर के अंदर बदले हुए बदलाव को उस पर वहाँ की गोरखपुर की जनता देख रही है। किस तरीके से वहाँ पर गोरखपुर में अभिवृद्धि बना है, जिस तरीके से वहाँ पर बच्चों में बड़ी फैली हुई थी, से कंट्रोल करने का भी काम किया है। मैं बताना चाहता हूँ 85% उसको रोकने का काम किया गया है। तो वहाँ मेडिकल कॉलेज के अंदर जहाँ एक बेड पर 2-2, 3-3 बच्चे एक साथ उनका ट्रीटमेंट हुआ करता था, आज वहाँ बेड खाली दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात मैं करना चाहता हूँ, जैसे पूर्वांचल पे एक्सप्रेस वे हमारा पूर्वांचल में दिखाई दे रहा है, इस तरीके से वहाँ व्यापार बढ़ रहा है, कनेक्टिंग के क्षेत्र से औद्योगिक क्षेत्र बढ़ रहा है। जहाँ पूर्वांचल क्षेत्र के लोगों को दिल्ली जाने में बड़ा लंबा समय खर्च होता था, आज वही समय बच रहा है। तीसरा, गोरखपुर के अंदर खाद कारखाना का भी मैंने शुभारंभ हो चुका है। तो जिस तरीके से खाद कारखाने के माध्यम से वहाँ को खेती के विकास करने के लिए, वहाँ के व्यापार करने के लिए मैंने लगभग बढ़ते चले जा रहा है। दूसरी बात, आदरणीय सुधा जी हमारी कह रही थी बेरोजगारी की बात मैं करना चाह रहा हूँ। तो जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश के अंदर युवा वर्ग अपने स्टार्टअप व्यापार के माध्यम से खड़ा हो रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ 2012 से 17 तक 2.5 लाख रोजगार सरकारी नौकरियां दिए गई, वहीं हमने 4.5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया और 2 करोड़ लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम किया है। आज का युवा जिस तरीके से अपना डिजिटाइजेशन के माध्यम से, स्टार्टअप व्यापार के माध्यम से खड़ा हो रहा है, आज उत्तर प्रदेश का युवा भारतीय जनता पार्टी के व्यापार के। लेकिन फिर भी दीपक जी, देखा जाए तो इस बार ये चरण बेहद चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि किस तरह से चुनौतियां हैं ये तो आपने शुरू से ही देखा होगा। पहले चरण से लेकर 5वें चरण तक का ये जो मतदान हुआ है, ऐसे में देखा गया कि जो मतदाता है वो गठबंधन यानी कि सपा आरएलडी के गठबंधन की ओर ज्यादा भागा है। ऐसे में साइलेंट वोटर्स भी बहुत ज्यादा हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से महत्वपूर्ण चरण है, 6ठा चरण महत्वपूर्ण चरण है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी खुद गोरखपुर से, मैंने वहाँ के गोरखपुर मध्य सीट से होने के नाते, वहाँ के निवासी होने के नाते बहस कर रहे हैं। तो लगातार पूर्वांचल क्षेत्र में ठीक है बदलाव को वहाँ की जनता देख रही है। किस तरीके से वहाँ चले गए चरणों में हमने 2017 में भी कितनी बढ़त वहाँ पर हासिल करी थी, उसको भी देख करके अपने सामने आ रहा है। और लगातार जहाँ तक कि आप अगर गठबंधन की बात कर रहे हैं, तो गठबंधन का प्रभाव हमने देखा है। और गठबंधन तो हमने 2017 में भी देखे थे, गठबंधन हमने 2014 में भी देखे थे, गठबंधन हमने 2019 में भी देखे। तो लगातार जिस तरीके से जनता का विश्वास जा रहा है। दूसरी बात कोमल जी, मैं एक और बात बताना चाह रहा हूँ, जनता के 2 पहलुओं को तय कर रही है कि किस तरीके से किसने हमको कितनी योजना से जोड़ने का काम किया। 2012 से लेकर के 17 तक जनता को कितनी योजनाओं से जोड़ने का काम किया, उनको किन किन सामना का सामना करना पड़ा, किस तरीके से भूमाफिया उनकी दलितों की जमीनों को कब्जाने का काम करा, उनकी बहन बेटी को घर से बेचने का, मैंने उनके साथ बदतमीजी करने का काम करा, किस तरीके से कानून व्यवस्था को मजाक बनाने का काम करा, किस तरीके से आतंकवादियों को संरक्षण देने का काम करा। आज वही परिवर्तन होकर के आतंकवादियों को हटाने का काम किया है। आज गरीब को
उसको लाकर कनेक्शन देने का काम किया गया है। आज गरीब के घर पर छत देने का काम किया है। आज गरीब के घर पर, लेकिन वो गरीब ये भी कह रहा है कि भाई सरसों का तेल बहुत महंगा हो गया है, खाना बनाना मुश्किल हो गया है। लगातार जिस तरीके से ये व्यापार सेक्टर खड़ा हो रहा है, तो उस बिजनेस सेक्टर खड़े करने के लिए पूरा एक हवा मंडल तैयार हो रहा है। इस ब्लू प्रिंट के साथ भारतीय जनता पार्टी मैंने उत्तर प्रदेश में की तरह खड़ा कर रही है। तो लगातार गरीबों को बदल रहा है और गरीब किसान के दलित की अगर चिंता किसी ने करने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी दलितों और किसानों की भी नाराजगी सबसे ज्यादा देखेगा ये दीपक जी। आप बने रहिए हमारे साथ। सुनील जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। लंबे समय से पूर्वांचल की सियासत को अगर देखा जाए तो ब्राह्मण बनाम ठाकुर की राजनीति का गढ़ रहा है यहाँ पर। तो ऐसे में अगर हम ब्राह्मणों को देखें तो बीजेपी से नाराजगी, अब ठाकुरों को लेकर बात करें तो किस तरह से हम इसको देख सकते हैं? नहीं, देखो ये तो बिल्कुल सही बात है वहाँ पे कि ब्राह्मण और राजपूत के बीच का जो झगड़ा है वो निश्चित तौर से कह सकते हैं कि बहुत बड़ा आन मान शान की लड़ाई वहाँ है। और जिस तरीके से कुछ परिवार जिनका वर्चस्व कायम है, अभी भी कायम है, उनको तमाम मुख्यमंत्री रहे हों वो नहीं तोड़ पाए। और एक कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, इन्हीं हरिशंकर तिवारी जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए उनका एक कार्यक्रम में गलेमान पकड़ लिया था और तमाम उस मंच पर गालियां दी गई थी। और ये भी अंदाज़ा लगाया था कि जब उनको अरेस्ट किया गया था तो 6 महीने तक उन्होंने जेल में व्रत रखा और ये संभावना थी कि कहीं जेल में उनको मरवा नहीं दिया जाए। तो तमाम इस तरीके की बातें वहाँ चैलेंज है। वहाँ छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, बहुत बड़ी लड़ाई है। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से एक मुख्यमंत्री के लिए सुपारी दी गई, वो मिस्टर शुक्ला हुआ करते थे जिनका एनकाउंटर यहाँ हुआ, और भाजपा के ही मुख्यमंत्री थे जिनकी सुपारी दी गई। किस तरीके से वहाँ तो बहुत, यार हम कहेंगे चैनल पे तो बहुत सारी बातें ऐसी नहीं है जिनको हम कह सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि वहाँ जिस तरीके से वर्चस्व की लड़ाई है वो किसी हद तक जा सकती है। और इस वर्चस्व की लड़ाई में आप देखेंगे कि भाजपा कितनी भी मजबूत रही हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जिस पे हाथ रखा वो जीता। भाजपा ने भी अपने प्रत्याशी खड़े किए, भाजपा भी अपने प्रत्याशियों को जिता नहीं पाई, ये समझना पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, समाजवादी पार्टी की सरकार रही, लेकिन फिर भी योगी आदित्यनाथ के वर्चस्व को वहां तोड़ नहीं पाए। तो क्या ये कायम रहेगा कि नहीं रहेगा? क्योंकि अब 2 तरीके से योगी लड़ रहे हैं अपने आप से। एक तो विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दलों से, और अपनी पार्टी के जो नेता नाराज हैं, जो सरकार रहते हुए जिनको कुछ मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। और जिस तरीके से लड़ाई एक बीच में मुख्यमंत्री को हटाने की बात हुई, फिर बहुत सारी चीज़ें खत्म हुई, फिर मुख्यमंत्री ने जो एक लिस्ट दी कि ये हमारे प्रत्याशी होंगे, उनकी बिल्कुल नहीं सुनी गई। और ये बिल्कुल मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री जी गोरखपुर से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। ये एक राजनीति के तहत उनको गोरखपुर भेजा गया है, क्योंकि गोरखपुर जिस सीट पे है वो सीट बीजेपी की पिछले 4 बार से है, वो हारने वाली सीट थी नहीं। तो कोई भी पार्टी ये नहीं चाहेगी कि जो जीती हुई सीट है वहां पर भी एक सीट कम कर ली जाए। योगी आदित्यनाथ कहीं से और से लड़ते तो एक सीट प्लस होती, लेकिन उसी सीट से भेजना कहीं न कहीं ये वो वर्चस्व की लड़ाई जो बीजेपी के बड़े नेताओं के वर्चस्व की लड़ाई थी उसी का नतीजा है। और ये कहना कि तमाम नेता वहां इसलिए लगे हुए हैं कि योगी आदित्यनाथ हारें, क्योंकि जब बीजेपी की चाहे केंद्र में सरकार रही हो चाहे कई बार प्रदेश में सरकार रह चुकी हो। मुझे आपसे ये भी जानना है, क्योंकि गोरखपुर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ हिंदुत्व के साथ साथ ठाकुरों का वर्चस्व भी राजनीति से जोड़ा जाता है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? नहीं, वो वर्चस्व तो है, लेकिन दिक्कत क्या है वहां पे, जैसे आप मठ की बात कीजिए तो उस मठ में तमाम मुस्लिम भी जाते हैं, उस मठ की बात कीजिए उसमें दलित भी जाता है, उस मठ की बात कीजिए राजपूत भी जाता है। तो जो मठ का जो वर्चस्व है, जहां आप देखिए कि शुक्ला जी को जब 2002 में दिया गया, योगी आदित्यनाथ जी की स्थिति नहीं थी कि उनके साथ वो जा पे, और उन्होंने अपने प्रत्याशी को जिताया, इनको बीजेपी के प्रत्याशी को हरा दिया। और दूसरी जो शुक्ला मैडम इस समय चुनाव जो लड़ रही हैं, वो शुक्ला मैडम के जब पति इनके रिजाइन के बाद जब लड़े तो योगी आदित्यनाथ जी नहीं चाहते थे कि वो लड़ें, और देखिए आप उसका नतीजा ये हुआ कि वो हारे उपचुनाव। तो ये समझना पड़ेगा कि जो लेकिन इतना जरूर है इस 2022 के चुनाव में कि जहां बाबा जी मठ में बैठ के जो कह देते थे वो होता है, इस बार उनको
वोट मांगने के लिए जनता बाहर के बीच निकलना ही जाना पड़ पड़ रहा है, निकलना पड़ रहा है। इतना जरूर निश्चित तरह से हुआ है, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि जीत उनकी होगी, लेकिन जो बहुत बड़ी जीत होनी चाहिए थी, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि करहल में अखिलेश यादव क्यों गए, तो आपको भी गोरखपुर नहीं जाना चाहिए था। तो जब आप भी गोरखपुर जा सकते हैं, गली गली में वोट मांग सकते हैं, तो अखिलेश यादव क्यों नहीं मांग सकते? वो चीज समझनी पड़ेगी। आज की बातों को 17 साल बाद कोई मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहा है इस प्रदेश में। मुख्यमंत्री रहते हुए 2003 में मुलायम सिंह जी ने गुन्नौर से चुनाव लड़ा था, उसके बाद चाहे मायावती जी रही हो, चाहे अखिलेश जी रही हो, चाहे आदित्यनाथ योगी रहे हो, तीनों मुख्यमंत्री एमएलसी बनकर मुख्यमंत्री बने। ये फिर 17 साल बाद चुनाव है जो मुख्यमंत्री रहते हुए कोई चुनाव लड़ रहा है। तो ये वर्चस्व जो है, क्या बीजेपी के वर्चस्व की जो लगा है, विपक्ष की तरफ से जो तरीके से भूमिका वहां बनाई तो जाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी को सबसे बड़ी जीत दर्ज करानी चाहिए थी इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में, क्योंकि 17 साल बाद कोई मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहा है, तब मुझे लगता है कि उसका संदेश कुछ और जाता। चले पुष्पेंद्र जी आपके पास आऊंगे। इस बार हम गोरखपुर को ही लेकर बात कर लेते हैं। कितनी महत्वता लग रही है, क्या लग रहा है सपा की तरफ से कैसा प्रदर्शन रहने वाला है? देखिए मैम, स्पष्ट है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जी इस बार गोरखपुर में बार बार आप देख रहे जनसभा भी कर रहे हैं, और इस बार उनको नौबत ये है कि डोर टू डोर जाने की नौबत भी है। तो ये सब जो अब आप समझ सकते हैं कि पूरे प्रदेश में जब उन्होंने कई जगह लड़ने का प्रयास करा, तो जब उनको ये नजर आया कि मठ ही उनकी इज्जत हो सकता है कुछ रोक ले, क्योंकि जो जनता का विरोध है, तब जाकर वो वहां गोरखपुर गए। दूसरी बात, पहले बात चली कि भी अखिलेश यादव जी ने करहल में जाकर रोड शो किया। देखिए, रोड शो जो करहल में अखिलेश यादव जी ने किया था, वो अपनी पार्टी के लिए किया था, अपने लिए करें या ना करें, उन्होंने पूरे प्रदेश में ये हमारा रखा करने के लिए। और गोरखपुर वाली जो सीट है, गोरखपुर वाली सीट पे आप देखिएगा हार जीत का जो मार्जिन इस बार रहेगा बहुत बहुत कम रहेगा, क्योंकि लोगों का जो विरोध जो हर बार की जगह उनकी कई बार वहां लगातार बीजेपी के विधायक रहे और स्वयं मुख्यमंत्री जी वहां से एमपी रहे। इस बार वो सीट बहुत टफ होने वाली है, उसमें जो मार्जिन रहेगा बहुत कम रहेगा, क्योंकि लोगों का विरोध इतना है। ठीक है, सुधा जी एक कमेंट आपका भी ले लेते हैं गोरखपुर सीट को लेकर। जी बिल्कुल, पूर्वांचल से मैं बिलोंग करती हूँ, आजमगढ़ मेरा पैतृक निवास है, तो उस जगह को मैं बहुत अच्छे जानती हूँ, मेरा बचपन बीता हुआ है। और जहाँ तक योगी जी की बात है, अगर हम उसको गोरखनाथ की जगह से रख के देखें तो जो उनकी स्थिति है वो बहुत ही बेहतरीन, क्योंकि हमने हमेशा उनको एक योगी के रूप में देखा, बचपन से देखा हुआ है, उसमें उनकी छवि कभी धूमिल नहीं होती है, ना हो सकती है। लेकिन जब एक मुख्यमंत्री के रूप में उनको हम जज करने जाते हैं, तब जो प्रश्न उठता है, आज की स्थिति वहां गोरखपुर में आप देखेंगे, जो गोरखनाथ मंदिर के आसपास का इलाका है, विकास की जहां तक ये लोग बात करते हैं, अगर वहीं का आप उठा के देख लीजिए, उन जगहों की बात कर लीजिए, डोमिनगंज से लेके जो भी इलाका है वहां की बात कर लीजिए, जो ओवरब्रिज है वहां की बात कर लीजिए, तो आपको सच्चाई पूरी तरह से दिखती भी मिल जाएगी। हर बार आस्था के नाम पे आपको वोट नहीं मिल सकते हैं। आज अगर आप वहाँ गोरखपुर में हैं तो आपको इन 5 सालों में उस पे वहां पे होना चाहिए था। कम से कम अगर मोदी जी बनारस पे ध्यान दे रहे थे तो आपको भी गोरखपुर पे उसके आसपास के इलाकों पे ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि वो आपकी सीट थी, आपकी वो जगह थी। लेकिन नहीं, अब चूंकि चुनाव है, आपको फिर से वहां पे वोट चाहिए, तो आप विकास जो जमीनी स्तर है वहां पे विकास सच में कहीं दिखेंगे नहीं आपको। लेकिन हवाई और जुमलेबाजी आप हर जगह देख लोगे, लखनऊ से लेके चाहे आप आजमगढ़ पहुंच जाओ, आजमगढ़ से बाया होते हुए आप गोरखपुर पहुंच जाओ, जो सड़कों पे एक पतली पट्टी बिछा दी जाती है, लखनऊ की बात मैं कर रही हूँ, जहां से आप कह रहे हैं कि वहां तक पहुंचने की बात, बीच चुनाव स्टार्ट हुआ, पतली पतली पट्टियां डाल दी गई हैं सड़कों की, जो 10 दिन में ही पानी आएगा और वो नाली के पानी से बह जाती है। तो ये विकास की पार्टी है, ये विकास किस चीज का है? सिर्फ दिखावे की विकास के बारे में भी पूछेंगे। दीपक जी, आप जो अपनी बात कहना चाह रहे हैं, मैं आऊंगी आपके पास। बीजेपी प्रवक्ता दीपक जी के पास चलेंगे। दीपक जी, ब्रेक के पहले कुछ कहना चाह रहे थे, अपना जवाब भी पूरा कीजिए, और ये भी जानना चाहूंगी कि 2017 का क्या रिकॉर्ड दोहरा पाएंगे? हमारे आदरणीय समाजवादी के प्रवक्ता बड़े भाई बता रहे थे कि मार्जिन के अंतर का बात है। मैं निश्चित रूप से पूरे विश्वास के साथ इनको पूरी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सबसे अधिक मतों से गोरखपुर के अंदर चुनाव जीतने जा रहे हैं। ये 10 मार्च को ये परिणाम तय होगा, हम लोग भी उस डिबेट में होंगे और आमने सामने होंगे, उसका रिजल्ट परिणाम सामने आ जाएगा। दूसरी बात, जिस तरीके से बहन सुधा जी बता रही थी, गोरखपुर के अंदर जिस तरीके से जो बदलाव दिखाई दिया है, मैंने कोमल जी अपने शुरू में भी कहा था, जिस तरीके से वहां पर 2017 से पहले जिस तरीके से छोटे बच्चों को बीमारियों ने घेर रखा था, आज उस बीमारी को बदलाव को लेकर के वहां की जनता कितनी खुशहाल है। दूसरी बात,
सुधा बहन जी ने बिल्कुल स्वीकार किया कि गोरखपुर के मठाधीश माने वहाँ के संत समाज के योगी हैं। निश्चित रूप से वहाँ उनकी संत समाज की प्रेरणा के साथ, वहाँ के मठाधीश होने के साथ, वहाँ के लोगों की चिंता उनके साथ जुड़ी हुई है। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, जहाँ हम जाति समीकरण की अगर बात करेंगे तो मैं एक उदाहरण आपको बताता हूँ कि गोरखपुर में जो गोरखनाथ मठाधीश है, वहाँ के जो पुजारी है वो भी एक दलित समाज से आते हैं। तो जिस तरीके से दलित समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहा है, चाहे प्रथम चरण की बात हो, चाहे द्वितीय चरण की बात हो, चाहे तृतीय चरण की बात हो, कोमल जी खुद मैं स्वयं एक दलित समाज से आता हूँ। जिस तरीके से लगातार दलित समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ आज खड़ा हो रहा है, क्यों खड़ा हो रहा है उसका भी कारण है। जिस तरीके से 2017 से पहले दलित समाज के खेतों को, जमीनों को कब्जाने का काम किया जाता था, किस तरीके से उनकी बहनों को प्रताड़ना सहनी पड़ती थी, आज उसका परिणाम उनको दिख रहा है। आज उत्तर प्रदेश में दलित समाज इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहा है, नरेंद्र मोदी जी के विश्वास पर जा रहा है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के विश्वास पर जा रहा है। तो लगातार जिस तरीके से अगर हम देखेंगे तो गोरखपुर के अंदर ये जो पूर्वांचल क्षेत्र के अंदर बदलाव है, तो निश्चित रूप से बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ कि गोरखपुर के अंदर हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी सबसे अधिक मतों से जीतने जा रहे हैं। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर सुनील जी, अगर हम बात कर रहे हैं जातीय समीकरण को लेकर, खासतौर पर अगर हम पूर्वांचल की बात कर रहे हैं तो ब्राह्मण बनाम राजपूत हमने देख ही लिया, इस पर हमने बात कर ही ली, लेकिन अब जब दलितों की बात सामने आ रही है, किस किस जाति को हम मुख्यतः देख सकते हैं? क्योंकि हम जाति की बात कर रहे हैं इसलिए क्योंकि दल इस तरह का करते आए हैं, और ये अभी भी कहा जा रहा है कि दलितों के लिए हमने ये किया, किसानों के लिए ये किया, हमने ब्राह्मणों के लिए ये किया, हमने ठाकुरों के लिए किया, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ किया है। किस तरह से देख सकते हैं इस समीकरण को? देखो, करना और जनता तक अपनी बात पहुंचाना, दोनों में बहुत अंतर है। आज कांग्रेस कुछ भी कहे, कांग्रेस पार्टी ने जब 2017 में चुनाव लड़ा तो समाजवादी पार्टी सरकार की बड़ा तारीफें कांग्रेस के द्वारा कही गई थी, सुनी भी इस प्रदेश की जनता ने। अब कुछ भी कहे कि अखिलेश सरकार में कुछ हुआ कि नहीं हुआ, और ऐसा नहीं अखिलेश सरकार में कुछ काम नहीं हुआ था, बहुत अच्छे काम भी हुए थे, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि वो जनता तक बातें नहीं पहुंच पाई, जनता को वो कनेक्ट नहीं कर पाए। 2007 की बात करें तो ऐसा नहीं है कि मायावती सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन बस ये है कि जनता के बीच रह करके जनता से आप कैसे जुड़ पाते हैं, और जो आप जनता के लिए कर रहे हैं वो जनता इस बात को महसूस करे कि हाँ, सरकार के रहते हुए किया है। सिर्फ तमाम मंचों पे आपने सुना होगा समाजवादी पार्टी कहती है कहा किया तो हमने था और भाजपा ने इसका श्रेय ले लिया, शुरुआत हमने की थी, फीता भाजपा की सरकार ने काटा। ये सारी चीजें हैं, क्या ये चीजें जनता तक पहुंची हैं क्या, या भारतीय जनता पार्टी ने जिसका विरोध किया कि नहीं हमने काम किए थे और उनका फीता भी हम काट रहे हैं, क्या वो जनता तक बातें पहुंची क्या? ये मुझे लगता है एक रिजल्ट बताएगा कि वास्तव में पहुंचाने की बात हो रही है, हकीकत की बात नहीं हो रही है। और जब आप जनता के बीच जिस तरीके से जो माहौल बनता है, और जो माहौल बनाने में जो भी दल कामयाब हो जाता है उसकी सरकार बनती है, मैं इस तरीके के आंकड़े पेश किए जाएंगे और उन आंकड़ों पर जनता विश्वास कर रही है कि नहीं कर रही है। अब जैसे मैं गोरखपुर की बात करूं, गोरखपुर में बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, अपनी सरकार रहते हुए वोट मिला तो 16-17% उनको वोट मिला। समाजवादी पार्टी को 17% के 21% के आसपास वोट मिला, लेकिन योगी आदित्यनाथ को बीजेपी के बिना सपोर्ट के 40% वोट मिला। और जब बीजेपी के साथ समर्थन मिला, जब बीजेपी के साथ चुनाव वो लड़े तो 52 और 53% हो गया, केवल 12-13% वो बीजेपी का वोट प्लस हुआ। तो जो वोट वर्चस्व की लड़ाई का जो है वो, यदि आप पूर्वांचल आप जाएंगे तो देखेंगे या तो बहुत लोअर क्लास है या बहुत हाई क्लास है। वहाँ मध्यम मुझे नहीं लगता कि बहुत कहीं ज़्यादा मिलता होगा, बहुत ज़्यादा। जैसे अपन पश्चिम में या मध्य में है तो यहाँ मध्यम की ज़्यादा स्थिति है, वहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। वहाँ केवल और केवल वर्चस्व की लड़ाई है। और मैंने वो भी वहाँ सारी चीज़ें देखी हैं समझ करके, कि मुझे लगता है कि वहाँ एक संदेश टाइप का जाता है कि कौन किसके साथ है। और इसी की बात कर लीजिए आप, कि जिस तरह गोरखपुर सीट की बात कर लीजिए, गोरखपुर के आसपास की सीटें मुझे लगता है कि वहीं प्रभावित उसको करेगी कि आखिर में जो काम किया, जिस तरीके से हरिशंकर तिवारी का वहाँ वर्चस्व काम है। इससे पहले आप देखेंगे कि राजा भैया ने का वर्चस्व कायम है और हरसिमरत निर्दलीय से लड़ते हैं और जीतते भी और मंत्री भी बनते हैं। मायावती सरकार ने बहुत उनको खत्म करने का प्रयास किया, तमाम इस तरीके के कानून का शिकंजा कसा कि उनके पिताजी को जेल डालना पड़ा, फिर भी वो उनको तोड़ नहीं पाई। तो जो वर्चस्व की लड़ाई है, जैसे बाबा जी जब मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री के बाद जिस तरीके से छापे डाले जाते हैं और छापा डालने के बाद लाखों की संख्या में यदि मठ का घेराव होता है और वो चीजें रियलाइज होती हैं कि छापे गलत पड़े हैं, ये कैसे हुआ? ये हुआ वर्चस्व के कारण, कि जिस तरीके से आप कोई भी वहां कदम उठाते हैं, कोई छोटी भी घटना होती है, तमाम वीडियो आपने देखे होंगे कि
तमाम ऐसी वहाँ वो भी हैं, समाचार भी हैं कि यदि मस्जिद पे भी किसी ने कब्जा किया है या मुसलमान के किसी घर पे भी कब्जा किया है तो वो कब्जे की शिकायत वहाँ डीएम एसएसपी के पास नहीं गए कहने के लिए, वो बाबा जी के पास कहने के लिए आए कि साहब ऐसा हो रहा है। तो जब ऐसी स्थिति हो जाए ऐसे क्षेत्रों में जहाँ कुछ लगता हो कि वहाँ प्रशासन के पास कम विश्वास है और जो ऐसे वर्चस्व कायम किए हुए लोग हैं उनके पास जाकर के न्याय जनता मांगे तो वहाँ लड़ाई थोड़ी सी कांटे की होती है। और यहाँ आप देखिए छोटे छोटे दल, जैसे अपना दल पनपा, वहाँ पे सोनेलाल पटेल जी हुआ करते थे, फिर जिस तरीके से वहाँ पूरे प्रदेश में ही कहा, लेकिन वहाँ उन्होंने वर्चस्व कायम किया और बाद में जाकर के चाहे दो पुत्रियों में विभाजन हुआ उस पार्टी का। स्वसपा की बात करेंगे, ओम प्रकाश राजभर की बात करेंगे, 2017 में बीजेपी के साथ थे, अब 2022 में इनके साथ आ गए। संजय निषाद जी की बात करेंगे, निषाद पार्टी की, वो पहले समाजवादी पार्टी के पास थे, अब वो बीजेपी के पास आ गई। तो ये जो वोट बैंक है, जहाँ मुझे लगता है 4-4, 5-5 सीटों पर जो अपना वर्चस्व रखते हैं, जहाँ इनकी स्थिति ठीक है, क्या वो वोट कन्वर्ट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ये सारी चीजें वहां मायने रखती हैं। कि जो छोटी बहुत बड़ी लड़ाई की नहीं है, छोटी छोटी लड़ाई, जैसे चौकी की, पुलिस की, छोटा कब्जा कर लिया इन्होंने, यहाँ दुकान लगा ली, इस तरीके की, मजदूरी नहीं मिल पा रही है, यहाँ बहुत सारे मजदूर हैं, वो किस तरीके से कहाँ शिफ्टिंग हो गई, ये सारी चीजें। दूसरा, वहाँ का मजदूर आप देखेंगे कि राज्य, देश के हर राज्य में है, वहाँ जब संबंध होते हैं, चाहे गुजरात की बात की जाए, जब गुजरात में भूकंप आया था तो पूर्वांचल के लोग बहुत थे, पूर्वांचल के लोगों ने वहाँ की सरकार से कनेक्ट किया कि किस तरीके से हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा मुंबई में, महाराष्ट्र में जब बात हुई, बिहार और उत्तर प्रदेश के मजदूरों की बात हुई कि नहीं हम इनको खदेड़ देंगे, ये हमारा ये वो, तो पूर्वांचल के लोग आते हैं, बिहार से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं वहाँ की स्थिति है कि वो पूरे देश में जाते हैं और उनकी लड़ाई कौन लड़ता है जब उनके पास संकट आता है। तो ये वो वही है कि राजपूत और जो ब्राह्मण की लड़ाई है वो इसलिए वहाँ कायम है कि जो मजदूर, जो नीचे का तबका है, उसकी भूमिका में, मेन भूमिका में ये लोग रहते हैं। जी को चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं सुधा जी आपके पास आना चाहूंगी। सुधा जी, हम पूर्वांचल की लड़ाई देख रहे हैं, कांग्रेस का वर्चस्व हम देख रहे हैं और लगातार जो कोशिशें की जा रही हैं कांग्रेस की तरफ से काफी अच्छी है, क्योंकि पिछले सालों के मुकाबले, पिछले बार के जो मुकाबले, इस बार प्रचार प्रसार देखा जा रहा है काफी तेजी से, और ये भी दावे किए जा रहे हैं कि इस बार बड़ा बदलाव कांग्रेस करने जा रही है। क्या पॉसिबल है? क्योंकि अगर हम ब्राह्मणों को लेकर बात करें, इस बार पूर्वांचल को लेकर कई सारे जातीय समीकरण देखने को मिल रहे हैं, कैसे देखती हैं? जो बात अभी भाई ने कही, हमारे सुनील जी ने, कि वहाँ पे एक उच्च और एक मतलब वहाँ पे मध्यम वर्ग जैसा कुछ नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि मध्यम वर्ग की अधिकता सबसे ज्यादा वहाँ पे है। और जहाँ तक आपने भी हमारे प्रवक्ता भाजपा के, उन्होंने कहा कि मैं स्वयं दलित हूँ, तो सबसे पहले भाई मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जब नाथ संप्रदाय उत्पन्न हुआ था 15वीं शताब्दी में, तो वो इसीलिए कि जातियों को हटाने के लिए, जातियों को दूर करने के लिए उनका जागरण हुआ था, वो धर्म को सुधार करने के लिए आई थी। मेरी बात सुन लीजिए पूरी। तो वहां पे जाति नहीं थी, वो समाज में सुधार करने के लिए नाथ संप्रदाय जो आया था, उसने समाज के अंतर विरोधों को, बुराइयों को दूर करने का, तो जो हमारे धर्म के रूप है उनको तो आप उस जाति से जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो जातिगत धर्म कभी जाति से जुड़ा ही नहीं रहा है। धर्म, जब भी कोई पंथ, कोई परंपरा आती है, वो किसी एक के विरोध में या समभाव को उत्पन्न करने के लिए आती है, तो जातिगत राजनीति तो वहां पे नहीं हो सकती। हमने जब योगी जी की बात की थी, तो हमने नाथ संप्रदाय के एक योगी के रूप में बात की थी, जो उनकी स्थिति है वो एकदम अलग है। मैं आज भी उनको उस रूप में हमेशा हमारे लिए पूजनीय रहेंगे, हम उसकी बात कर रहे थे। मैंने उसके बाद जो आपने कहा कि दूसरी बात, जब वो मुख्यमंत्री है तो हम उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखेंगे ना फिर। अब वो गोरखनाथ के सन्यासी हैं, हम उस रूप में उनको नहीं देखेंगे, क्योंकि उनका वो जो पद है वो तो हमेशा रहेगा, वो धर्म है। लेकिन जब राजनीति में और विकास में और देश की बात होती है, तो धर्म से हम धर्म के सापेक्ष रख सकते हैं, लेकिन धर्म के सापेक्ष देख नहीं सकते हैं, तौल नहीं सकते हैं। ये बात ध्यान रखना पड़ेगा। दलित, हिंदू, मुस्लिम वर्चस्व की बिल्कुल लड़ाई है। आप देखोगे पूर्वांचल में जितना जमीन उपजाऊ है उतना ही दिमाग भी। आप देखोगे वहां पे आपको बहुत से ऐसा बेल्ट मिल जाएगा जहां पे अधिकारी बहुत ज्यादा होते हैं। यूपीएससी में देख लीजिए, आप अपने स्टेट लेवल पे देख लीजिए, किसी भी स्टेट में आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे, बहुत घरों में आपको अधिकारी मिल जाएंगे। इसका मतलब जितना जमीन उपजाऊ है उतना वो भी उपजाऊ होता है। जाहिर सी बात है, जब बुद्धि होगी तो तर्क भी, और तर्क होगा तो अपने विचारों, अपने उद्देश्यों, अपने विकास की बात करने के लिए प्रश्न करेगा, तो वर्चस्व वहीं से स्टार्ट होता है। तभी अब जाति में बांट के, धर्म में बांट के जो राजनीति होती है उसे खत्म करना होगा, क्योंकि बार बार ये करके हम अपने युवाओं की जो उर्वरता है उसको नष्ट नहीं कर सकते हैं। और मैं भाई को बताना चाहती हूँ, कौशिक जी को, कि मध्यम वर्ग है वहां पे, और जो मध्यम वर्ग है वही चाहता है परिवर्तन।
क्योंकि अब ना वो जो उच्च में नहीं है, जो निम्न में नहीं है, जिसके पास आर्थिक स्थिति नहीं अच्छी है, वो जाहिर सी बात है वो आगे बढ़ना चाहेगा। उसे भी आगे बढ़ना है, अपने जीवन में रोज के दैनंदिन जीवन के सुविधाओं को लेना है, खाना है, पीना है। हर बार गरीब को नींव का पत्थर नहीं बनना है, कभी इमारत में भी आने दीजिए उसको, हर बार उसको करके आपको दूर नहीं कर सकते हैं। तो मध्यम वर्गीय है, बस लोग देखना नहीं चाहते हैं। आप ये कहना चाहते हैं कांग्रेस ये बदलाव करने जा रही है? सुधा जी, मैंने ये नहीं कहा कि मध्यम वर्ग नहीं है वहाँ पे, मैंने ये कहा कि जो पश्चिम में और जो मध्य उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 90% 95% आपको मध्यम वर्ग मिल जाएगा, वो उधर की अपेक्षा थोड़ा सा कम है। मेरा कहने का तात्पर्य ये था, ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सारे गांव देखे हैं, मेरे बहुत सारे IAS IPS दोस्त हैं, एक गांव में 10 15 IAS IPS है परिवार में। बिल्कुल, मैं भी वहीं से आती हूँ, तो वहाँ पे डाइवर्जन इतना ज्यादा हो रहा है क्योंकि वहाँ पे अवसर नहीं मिल रहे हैं उनको ना, जमीनें बहुत कम है, तो उनको पलायन करना पड़ रहा है। हमारे जो व्यक्ति वहाँ के विशेष कार्य कर सकते थे, उनको पलायन करना पड़ता है। मैं भी तो वही बात कर रही हूँ कि मध्यम वर्ग वहाँ जाए। टिप्पणी हम दीपक जी की भी ले लेते हैं इस बीच। दीपक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, दीपक जी बोलिए। देखिए कोमल जी, मैं आदरणीय बहन सदस्य को बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से न जाति और न धर्म को देख करके सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास, सबके प्रयास के साथ करती है और हर वर्ग को नेतृत्व देने का काम करती है। मगर जो मैंने कहा था वो मैंने जातीय समीकरण के जवाब के अनुसार कहा था, ना कि जाति को बांटने के लिए, ना धर्म को बांटने के लिए। जाति धर्म पर कौन बांट रहा है ये उत्तर प्रदेश की जनता जान रही है, धर्म के नाम पर कौन बांट रहा है ये उत्तर प्रदेश की जनता जान रही है। तो ये आदरणीय बहन से मेरा आग्रह है कि मैंने जातीय समीकरण अनुसार जवाब देने का प्रयास किया था। जाति समीकरण के अनुसार कैसा वहाँ फैक्टर है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी जाति और धर्म को लेकर के बात नहीं करती है। और 20 की बात होती है और आप कह रहे हैं कि हम नहीं करते हैं। आप ही हिंदू मुस्लिम दिन रात करते हैं और आप कहते हैं हम नहीं कर रहे हैं। भाई ये गलत बात है। जो बात कहते हैं कम से कम स्वीकार्यता रखिए। आप राष्ट्रवाद के नाम पे आप लोगों को नहीं बांट सकते, बरगला नहीं सकते हैं, आप बिल्कुल नहीं बरगला सकते। सुधा जी एक बार सुन लेते हैं। मैं बताना चाहता हूँ आपको कि किस तरीके से आपके सम्मान दो लोग, माने आपके लोग कहते हैं, कांग्रेस के लोग कहते हैं जय श्री राम का नारा लगाने वाले चलिए मुद्दे पर रहते हैं, छठवें चरण को लेकर ही बात कर लेते हैं। ठीक है, शायद मुद्दा भटक गया है। छठवें चरण के मतदान को लेकर जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, ब्राह्मण बनाम राजपूत, इसको लेकर हम बात कर रहे हैं। छोटी छोटी जातियों को लेकर बहुत डिस्कशन हो गया, लेकिन जो जमीनी स्तर पर जो तैयारियां हैं उसके बारे में जान लेते हैं। दीपक जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित रूप से लगातार, अभी एक विषय और भी आया था कि मुख्यमंत्री जी क्यों क्षेत्र में जा रहे हैं और मुख्यमंत्री जी क्यों डोर टू डोर जा रहे हैं। भाई मुख्यमंत्री जी लगातार मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी हर सप्ताह अपने गोरखपुर जाने का काम करते थे। और भारतीय जनता पार्टी ऐसी नहीं है कि जब चुनाव आया तो जनता के बीच में आ गए। लगातार जनता के बीच में रहने का काम किया है, उनकी समस्या को समझने का काम किया है और उसका समाधान करने का काम किया है। अब वही विषय कि अगर मुख्यमंत्री जी डोर टू डोर जाते हैं तब कहा जाता है कि साहब डोर टू डोर क्यों जाते हैं, अगर नहीं जाते हैं तो कहते हैं कि साहब अपने क्षेत्र में नहीं जाते हैं। तो दोनों बातों को समझना पड़ेगा। इन लोगों का कहने का अर्थ है तो दोनों लोग कहेंगे, मगर जिस तरीके से अगर मुख्यमंत्री जी लगातार अपने जनता के लोगों से जुड़ते रहते हैं, लगातार उनकी समस्याओं का समाधान भी करते हैं, आदरणीय आपको प्रॉब्लम क्यों होती है? बताया सच में जनता से जुड़ाव आप जातीय समीकरण निकल कर सामने आ गया है। ब्राह्मण बनाम राजपूत की तो बात हो ही रही थी, लेकिन अब छोटी छोटी जातियों को लेकर भी बात होने लगी है। सपा की तरफ से बहुत सारी कोशिशें देखी गई, जहां ब्राह्मणों के लिए काफी कुछ करने की बात कही गई, या फिर अन्य जातियों को लेकर भी कई बात कही गई है। क्या कुछ कहेंगे? कोमल जी, आपका प्रश्न किसके लिए था? पुष्पेंद्र जी, मेरा सवाल आपके लिए। मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बताएं मैम, आ रही है जी। मेरा सवाल आपने सुना? नहीं मैम, दोबारा रिपीट कर दें। पुष्पेंद्र जी, जातीय समीकरण को लेकर यहाँ हर दल अब बात करने लगा है। कांग्रेस की तरफ से भी कई बातें कही गई, बीजेपी की तरफ से भी। अगर हम पूर्वांचल का ये सियासी खेल जब देख रहे हैं तो ब्राह्मण बनाम राजपूत देखा जा रहा है, लेकिन अब छोटी छोटी जातियों को लेकर भी कहा जा रहा है। बहरहाल हम सपा की तरफ से जब देखें तो पहले काफी कुछ देख चुके हैं कि ब्राह्मणों के लिए ये करेंगे या फिर हम किसी अन्य जाति के लिए ये करेंगे। काफी सारी स्कीम्स कहा जाए नहीं तो ज्यादा ठीक रहेगा। क्या कुछ तैयारी है? देखिए मैम, एक्चुअली क्या है, देखिए लास्ट हम एक बार जो छोटे छोटे जो गठबंधन, जो छोटी छोटी पार्टी से जो गठबंधन होता है उसका भी उस तरफ कई सीटों पे बड़ा महत्व है। और आपने देखा होगा जो तमाम दल
पहले बीजेपी के साथ थे, उसमें से लगभग सब दल अब समाजवादी पार्टी के साथ है। दूसरी बात, मैम, जातीय समीकरण से ऊपर उठ के अगर आप देखेंगे, जहां अब वोट पड़नी है वहां पर मिडिल क्लास से ज्यादा मध्यम वर्ग के लोग ज्यादा हैं, या तो बहुत हाई है या फिर बहुत मध्यम है। जो मध्यम वर्ग है वो जो उनको परेशानी, चाहे वो खेती की हो, चाहे वो उनके छोटे छोटे अपने सब्जी बेचने की, जो सब्जी की खेती करते हैं या फिर कोई किसी भी खेती करते हैं, उसमें जो उनको समस्याएं पैदा हुई है, लड़ाई उसकी भी है। और लड़ाई इस चीज की भी है कि जो कोरोना काल में लोगों तक मदद नहीं पहुंच पाई छोटे छोटे तबकों में, जहां पर अब चुनाव हो रहे हैं, लड़ाई इस चीज की भी है, इस पे भी वोट किया जाएगा। और दूसरी बात रही जातीय समीकरण, देखिए मैम, इससे कोई छिपा वाली बात नहीं है। किसी भी क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र हो या वह क्षेत्र हो, जो है जातीय समीकरण का फर्क पड़ता है। लेकिन जातीय समीकरण के साथ साथ फर्क इन चीजों का पड़ता है कि सरकार का फेलियर कहाँ रहा। वो सब फेलियर्स का जवाब सरकार को इस बार देना पड़ेगा। और जो मध्यम वर्ग है, जो सबसे वहां पर जो गरीबी रेखा से के जो नीचे वाले लोग हैं, वो बहुत वहां ज्यादा तादाद उन चीजों की है। आपने देखा होगा पश्चिम के बाद जो चुनाव हुए, वहां पर मिडिल क्लास लोगों की तादाद भी ज्यादा थी। लेकिन अब जहां अब वोटिंग बॉडी, वहां किसान हो, फिर और जो है आपके लेबर टाइप के लोग, वो लोग वहां ज्यादा हैं। तो वहां उनको जो दिक्कतें उन्होंने झेली हैं, उन पर भी वोट करेंगे। और समीकरण जाति फर्क पड़ता है, कोई दो राय नहीं है, उसका समय का फर्क पड़ता है। लेकिन साथ में इन चीजों का फर्क पड़ता है कि सरकार का फेलियर कहाँ रहा। और इसका सबसे बड़ा फर्क इस चीज का पड़ेगा, जो वहाँ के क्षेत्रीय दल जो है, जो अपने वहाँ के जिनका जो है फर्क पड़ता है, किसी का 4 सीट पर, किसी का 5 सीट पर, किसी कुछ सीटों पर, वहाँ के जो वो दल हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ है। इसका भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। चलिए, आप बने रहिए। सुनील जी, आपके पास आऊंगे। हर दल की तरफ से अपनी ही बात कही जा रही। फिलहाल अगर हम जमीनी स्तर पर देखें, जनता का रुझान किस तरफ जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इस बार चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। और जिस तरह से हम 2017 के रिजल्ट्स की बात करें, 6वें चरण में जो मतदान हुआ उसको लेकर बात करें, क्या लग रहा है? क्योंकि ये सवाल मेरा दीपक जी से भी था, क्योंकि 2017 में तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन था। सीएम योगी आदित्यनाथ का जो रिकॉर्ड था, इस बार टूट पाएगा? क्योंकि चुनौती तो बहुत बड़ी है। कोमल, जो सवाल आपका बड़ा कठिन है, क्योंकि हम तीनों बार देखें 7, 12 और 17, तो ये सवाल पे जिक्र करेंगे तो ये निकालेंगे हम इसका निचोड़। कि जनता हमेशा अलग हट के वोट किया है। कुछ सीटों को छोड़ दिया जाए, जैसे गोरखपुर की सीट छोड़ दी जाए, तो यहाँ देख सकते हैं कि बाबा जी का वर्चस्व है और रहेगा, मुझे जहाँ तक लगता है। लेकिन गोरखपुर के आसपास की चीज़, बलरामपुर की बात करें, सिद्धार्थनगर की बात करें, कुशीनगर, बस्ती, संत कबीर, ये जो ज़िले हैं, जहाँ तक मुझे लगता है कि यदि अब तीनों चुनावों की बात कर लें, तो मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि ये चौथा चुनाव भी ऐसा होगा जहाँ चौंकाने वाले आंकड़े निकल के आएंगे। क्योंकि पिछली तीनों सरकारों ने, मुझे लगता है, संतुलन से काम किया था, लेकिन वो पहुंचा नहीं पाए। और ये प्रदेश का दुर्भाग्य आप समझ लीजिए कि तीनों मुख्यमंत्रियों पे अपने जातिवाद के आरोप लगे। मायावती जी पे भी लगा आरोप कि वो किसी एक जाति विशेष की हैं, अखिलेश जी पे भी लगा और बाबा जी पे भी लगा कि किसी एक जाति विशेष के लिए काम करते हैं, कहीं ना कहीं एक जाति विशेष पर उनका आशीर्वाद है। तो ये मुझे लगता है कि चौथा जो मुख्यमंत्री प्रदेश का आएगा, क्या वो इस रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा? क्या अब की बार आरोप न लगे मुख्यमंत्री पर जिस तरीके से लगते आए हैं, या मुख्यमंत्री रिपीट होंगे, या कोई और मुख्यमंत्री, बीजेपी की सरकार आएगी तो ये रहेंगे या दूसरे रहेंगे, समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो जो अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहते हैं, तो जो आरोप उन पर 2017 में लगे और जिस तरीके से इस प्रदेश ने एक कमजोर मुख्यमंत्री के रूप में उनको देखा, क्या वो उस रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे कि नहीं तोड़ पाएंगे? ये सारी चीजें हैं मुझे लगता है। लेकिन यहाँ 6वें चक्कर की हम बात कर रहे हैं, निश्चित तौर से हम कह सकते हैं कि तीनों 17, 12 और 7 का जो रिकॉर्ड था वो इसमें भी टूटेगा और कुछ न कुछ जो निर्णय जनता का आशीर्वाद होगा वो चौंकाने वाला होगा। चलिए दीपक जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, ये मेरा आखिरी सवाल आपसे। हम रिकॉर्ड तोड़ने की बात कह रहे हैं और वाकई में चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। इस बार ये भी कहा जा रहा है कि काफी ज्यादा विकास किया गया है बीजेपी की तरफ से, लेकिन सामने वाले लोग क्या कह रहे हैं उस पर भी गौर करती है जनता, क्योंकि जो आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, भले ही जनता उसे इग्नोर करे, लेकिन कुछ असर तो जाता ही है। क्या लगता है? देखिए कोमल जी, निश्चित रूप से जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर एक डेवलपमेंट खड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश की जनता जो डेवलपमेंट के साथ है, उत्तर प्रदेश की जनता विकास के साथ है, उत्तर प्रदेश की जनता इस विकास के बदलाव के साथ है। जहाँ 2017 से पहले उसको पिछड़ा छोड़ा जाता था, माने वहाँ डेवलपमेंट खड़ा भी नहीं हो पाया, उस डेवलपमेंट के साथ है। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से 2017 से इस विकास की यात्रा भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रही है, 2017 में भी भारतीय जनता पार्टी को जनता ने इस विकास की यात्रा को आशीर्वाद दिया, 2019 में भी, 14 में भी और 19 में भी जनता ने इस भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया।
तो लगातार इस विकास के बदलाव की यात्रा के साथ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। निश्चित रूप से न जाति, न धर्म, न संप्रदाय, मतलब किसी भी दल को देख करके समाज में विकास के मुद्दे के साथ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। उस विकास के साथ ही भारतीय जनता पार्टी विकसित करने जा रही है। चलिए 10 सेकंड में सुधा जी आपका कमेंट। जी कोमल जी, आपने तारामंडल कभी देखा होगा ना, लाइट बंद करके तारामंडल दिखाया जाता है। हमारी भाजपा सरकार ने वही किया है, लाइट बंद, तारामंडल देखो हम वहाँ पहुँचने वाले हैं, और झक्क से सूरज भगवान आ गए, कुछ दिखा नहीं। तो विकास की बात तो बिल्कुल मत करिए आप, क्योंकि जो आप कह रहे हैं उसमें और जो हो रहा है जमीन। चलिए, जो हो रहा है उसका रिजल्ट 10 मार्च को देखिए जाएगा। आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो लखनऊ वाया गोरखपुर, किस दल की जीत होगी? कल 6वें चरण का मतदान है और 7 मार्च को 7वें चरण का। अब ऐसे में 10 मार्च को ये पता चल ही जाएगा कि आखिर क्या सत्ता रिपीट होगी, बीजेपी वापस आएगी या फिर कोई दूसरा दल सीट पर बैठने जा रहा है। ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इसी के साथ हमारी इस खास चर्चा में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।